वो तो बहुत जरूरी है, वो ईज ऑफ डूइंग। हाँ, ये एक अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ब्यूरोक्रेसी को बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो रखने और डालते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो आगे चीजें चलने नहीं देते। तो इनको कोई बड़ी वाइब्रेंट और कुछ फायर फूर करके नई ब्यूरोक्रेसी लानी पड़ेगी, तब भी कोई फायदा होगा। करने को तो सब कुछ होता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है, मुझे जो सुनने में आया है कि काफी मेजर कट्स होंगी ब्यूरोक्रेसी। 5 इयर्स आपकी तरक्की कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, लंबे अरसे की बात नहीं है। और फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, इंडिजिनस चीजें बनाएं, मुल्क में चीजें बनाएं। आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, वो सस्ती है, मुल्क में बनाते हैं वो महंगी है। आपका बिजली सारे रीजन में सबसे महंगी है। चीजें बुनियादी तौर पर ये करने वाली हैं। ये 2% टैक्स इधर कटा दिया, 2% इधर कर दिया, ये मैटर नहीं करती। तो हमें अब ये चाहिए कि हम लौट आते, हम कम से कम पहले मिड टेक तो होना, फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हमें अब सारा तवज्जो एग्रीकल्चर के साथ अपनी टेक्नोलॉजी पर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फायजा शराजी। नाज़रीन, कल फाइनली बजट पेश होने जा रहा है। ये जो चमगोइयाँ थी, ये बजट की कोई फाइनल डेट नहीं सामने आ रही, कोई डिटेल नहीं सामने आई। ये अपनी जगह तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन बहरहाल जी कल जो है फाइनल बजट पेश होने जा रहा है, क्योंकि आज इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मौशी टीम के हमरा उन्होंने ब्रीफिंग दी है और IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तमाम अहदाफ पूरे किए गए हैं। इक़्तिसादी सर्वे में ये बताया गया है रवां माली साल मईशत के हुजम में 11% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक आपको बता दें कि रवां माली साल मुआशी शरह नमो 2.4% रही है। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का भी एतराफ़ किया है। IMF ने मुआशी शरह नमो का तखमीना 2% लगाया था, जो कि इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक 2.4% रही है। तो ये अभी तक की कुछ मेन पॉइंट्स जो इक़्तिसादी सर्वे के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं आम आदमी के हवाले से, बजट में क्या होगा, बजट किस तरह से होगा, तो आइंदा माली साल के लिए जो बजट होगा उसमें आम आदमी के लिए कुछ खबरें ज़्यादा अच्छी नहीं है, या ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। घी, चीनी समेत ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी कि जिसे हम ग्रॉसरी कहते हैं, जो किचन कैबिनेट होता है, किचन की जो ज़रूरियात ज़िंदगी, खाना पीना हर आदमी ने होता है, चाहे वो किसी भी फिर वो डिपेंड करता हो कि वो लोअर तबके से है या मिडिल क्लास तबके से है या अपर क्लास, जिससे भी है उसने ज़ाहिर सी बात है उसने खाना पीना तो है ही। तो ग्रॉसरी पे महंगाई की तवक्को की जा रही है कि ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी होंगी। इसी तरह विफाकी बजट में जो अब तक की चीज़ें सामने आ रही हैं वो है जी, विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल्स में टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है और ड्यूटी भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो अभी तजावीज़ कुछ सामने आई हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चीनी, घी समेत बेशतर अशियाए ज़रूरिया पे सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। और इस सब के अलावा चीनी पे जो सेल्स टैक्स है वो 18 से बढ़ाकर 19% होने से चीनी के फ़ी किलो निर्खों में 5 रुपये तक का इजाफे का इम्कान है। 1% सेल टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये, शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान है। सेल्स टैक्स में इजाफे के बायस मसाला जात की बेशतर आइटम, यानी कि चाय और कहवे की पत्ती, दर्जनों ब्रांडेड पैकिंग आइटम्स, बेकिंग आइटम्स, इसके अलावा नूडल्स, पास्ता, बच्चों के नाश्ते की अशिया, जाम, जेली और इसके अलावा ये सारी चीज़ें महंगी होने का खदशा है। इसी तरह 1% अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा है, जिसमें सेल्स टैक्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी महंगी हो सकती हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा जो मेकअप का सामान है वो भी कुछ महंगा होने जा रहा है। ख़वातीन के लिए इसमें बुरी खबर ये है, कपड़े, लेदर आइटम्स भी महंगी होने का इम्कान है। और जो ज़राए के मुताबिक कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से टिशू, पेपर, नैपकिन्स और बच्चों के डायपर्स, बर्तन, स्मार्ट वॉचेस और घड़ियां भी मज़ीद महंगी हो सकती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, यानी कि इसको हम लग्जरी आइटम्स में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। घी, चीनी, ये सारी चीज़ें तो ये लग्जरी आइटम्स नहीं है, लेकिन इन पे भी सेल्स टैक्स ये कहा जा रहा है कि 1% इजाफा होगा नहीं होगा। जो अब तक की इक़्तिसादी सर्वे की जो चीज़ें सामने आई हैं, इस सब पे नाज़रीन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उमर फारूकी साहब है, माहिर माशियत। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।
फारूकी साहब, इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया, उसमें कहा जा रहा है कि IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है और रवा माली साथ मईशत के हुजम में उन्होंने कहा कि 11% इजाफा हुआ है। आप एग्री करते हैं? आपको लगता है वाकई जो हमारी मौजूदा मईशत की सूरत हाल है उसमें वाकई 11% इजाफा हुआ है? देखिए, मैं जो जहाँ तक तो IMF का ताल्लुक है, मैं तो गवर्नमेंट को कई दफा कह चुका हूँ कि उसके साथ जो है ना साइमल्टेनियसली और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये बजट बिल्कुल डेफिनेटली उसके लिए ठीक नहीं है पब्लिक के लिए। तो इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ, तो सबको पता है। फारूकी साहब, 1% सेल टैक्स में इजाफा कहा जा रहा है, यानी कि 18 से 19%। जैसे आपने भी कहा कि आम आदमी के लिए ये आने वाला बजट जो है वो ठीक नहीं है। अब 1% इजाफा अगर कर देंगे तो पहले जरूरियात जिंदगी, बेसिक फूड, बकेट जो आम आदमी की पहुंच से दूर है। देखिए इनके पास तो कुछ है नहीं। वो इनको IMF जाना है और IMF ने बड़ी कड़ी शिकायत वो लगा दी है, क्या नाम है, शर्तें। फारूकी साहब, मॉनेटरी पॉलिसी में 1.5% कमी की गई है, 20.5 पर आ गई है। हुकूमत को इसका कुछ फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इसका कुछ किरदार होगा? देखिए, वो तो बहुत जरूरी है, वो ईज ऑफ डूइंग। हाँ, ये एक अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ब्यूरोक्रेसी को बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो रखने और डालते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो आगे चीजें चलने नहीं देते। तो इनको कोई बड़ी वाइब्रेंट और कुछ फायर फूड करके नई ब्यूरोक्रेसी लानी पड़ेगी, तब भी कोई फायदा होगा। करने को तो सब कुछ होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है, मुझे जो सुनने में आया है कि काफी मेजर कट्स होंगी ब्यूरोक्रेसी पे। अच्छा सर, आपको लगता है कि हुकूमत को इस वक्त कोई सजेशन के तौर पे अगर देखा जाए, या ओवरऑल, आप माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, इतने सीनियर हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या करना चाहिए अगर बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात करें कि उनको इत्मीनान में ले ले, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी बहुत बेचैन इस वक्त नजर आ रही है और फिर एक आम आदमी को बजट के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा जिसके असर बहुत कम मालूम होते हैं? देखिए, वो आपकी बात सही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को साथ मिला के चलना पड़ेगा, उसके बगैर तो चल नहीं सकते जी। देखिए, ये तो बजट किसी सूरत में भी मतलब इसके ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि है ही सारा कुछ पब्लिक के खिलाफ। तो फिर सर, ये हुकूमत जो दावे करती थी कि हम हुकूमत में आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, अवाम दोस्त हुकूमत होगी, तो फिर ये किस तरह से इस बजट को लेके अवाम में जाएंगे? 2-3 महीने में तो नहीं ना खत्म होता मैडम, लेकिन इनको थोड़ा टाइम दें, और उसके बाद अगर ये नहीं करते तो देन दे शुड रिजाइन। आप कह रहे हैं कि दे शुड रिजाइन। सर, आपको लगता है हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होता है वाकई एथिकली, कि अगर उन्हें लगता है कि एथिकली मेरा ख्याल है प्रेशर बहुत है पब्लिक का, और वो इतना आसान नहीं है उनके वो ये प्रेशर देखना, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए। कोशिश वो कर रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है तनकीद करना अच्छी बात नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे फारूकी साहब मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त जो ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन है वो ये है कि किसी तरीके से सबको मुतहद करें और तैयार करें, और फिर ये एक ही तरीके से हो सकता है कि आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग वगैरह को एक्सप्लोर करें। अभी तो देखिए ना, इनके हाथ बंधे हुए हैं, तो कोशिश तो ये कर रहे हैं, और उसका फिर डायरेक्ट जो है ना वो रिप्रकशन स्टेबिलिटी पे होगा। अब वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे उम्मीद है, तो इसलिए मैं ऐसी कोई तनकीद नहीं करना चाहता जो कि इस वक्त कबल वक्त हो। लेकिन फारूकी साहब, जो एक्सपेंडिचर्स हैं विफाक के, उसके बढ़ने की शरह को आपको क्या लगता है कैसे तोड़ा जा सकता है ताकि पाकिस्तान का एक कॉन्फिडेंट सेक्टर और कॉन्फिडेंट सिटीजन नजर आए? उसका तरीकाकार ये है कि जो है ना मिनिस्ट्रीज को कम कर दें और कम स्टेट हाफ कर दें जो एम्प्लॉइज हैं, और उनको देखिए, मुझे जो अफसोस होता है कि जी सरकारी अफसरों की इतनी बड़ी तनख्वाहें बढ़ाती है, सरकारी अफसरों के तो और भी बहुत सारे मराहत होते हैं, उनके बाद तनख्वाहों के अलावा आपको पता है वो दूसरे तरीके से भी कमाते हैं,
तो ये जो एवरेज है वो कहाँ जाए, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी अभी फिलहाल तो तनख्वाहें स्टैटिक करनी चाहिए कि बजाय उनको इतनी ज्यादा मुराद दें, और दूसरा इसको हाफ कर दें ब्यूरोक्रेसी को हाफ कर दें। अच्छा फारूकी साहब, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे एक अफरा तफरी का बजट होगा, हुकूमत को खुद भी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का बजट पेश करने जा रहे हैं, जैसे कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल वार्स है, इसी तरह ये मदर ऑफ ऑल बजट्स होगा, इस तरह की तनकीद की जा रही है। देखिए वो तो मुश्किल वक्त है, और IMF ने जो कुछ कह रहे, देखिए हमें ये टैक्स कलेक्शन तो बहुत देर पहले करनी चाहिए थी। टैक्स ये अभी आज तक अमीर को टैक्स लगा नहीं, गरीब को लगता है। और वो जो बिजनेसमैन है, जो आपके जो पठान या जो सारे जो मार्केटों में वो मल्टी मिलियनियर्स होते हैं इस वक्त, उनको टैक्स नेट में लाए ना, और उनकी कड़ी सजाएं दें उनको। तो फारूकी साहब, जैसे कि हम टैक्स नेट की बात कर रहे हैं, तो हर दफा हम देखते हैं कि फाइलर्स ही पिसते हैं, हर मर्तबा फाइलर्स पे ही बोझ डाला जाता है, या सैलरी तबका है उस पर बोझ डाल दिया जाता है। आपको क्या लगता है ये बजट में नॉन फाइलर्स को भी कोई अफेक्ट करेगा ये बजट, या हर दफा फाइलर्स और सैलरी तबके की तरह आपकी दफा भी वही पिसेंगे? लेकिन इसमें अब गुंजाइश नहीं है। अगर मेरे जो ख्याल है कि अगर ऐसा हो नहीं सकेगा, चांस नहीं है, यानी कि फाइलर्स को उनको लाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक सर, सनती शोबे की ग्रोथ के हवाले से देखें, जो अभी तक फिल वक्त हमारे सामने कुछ डिजिट्स आए हैं, आइंदा माली साल के लिए सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज है, अचीवेबल है? क्या? हाँ है सर, वो कैसे? आप सनती शोबे को इम्प्रूव करने की बात कर रही हैं? सर, सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ जो रखा गया है आइंदा माली साल के लिए, वो 4.4% मुकर्रर किया गया है। आपको लगता है ये अचीवेबल है? ये अचीवेबल है अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे जाएं। ठीक, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये गवर्नमेंट जाती आपको उस तरह से नजर आ रही है? क्योंकि जो सनती जो बिजनेसमैन है वो तो गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इनके पास चॉइस कोई नहीं है। ठीक सर, जी आने वाले बजट का जो टारगेट रखा गया है फिलवक्त डिजिट्स के मुताबिक वो 13,000 बिलियन का है, और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे अभी हम सनती शोबे की बात करें तो प्लान बी होता है। आज तो बता दिया जी वज़ीर खजाना ने कि IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। अगर सिर्फ सनती शोबे के हवाले से बात कर ले तो ये टारगेट बगैर इंडस्ट्री की सपोर्ट के अचीव नहीं हो सकता, यहाँ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सूरत हाल इंडस्ट्री की ये है कि वो जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनमें इंडस्ट्री के मुताबिक वो खासे नाला हैं। वो कह रहे हैं जी तमाम रीजन्स में सबसे ज़्यादा हाई प्राइसेस हमारी ही हैं, 16 सेंट है, इनको कम किया जाए। इस तरफ भी आपको लगता है कि कोई बजट में कोई ध्यान दिया जाएगा? देना पड़ेगा। मैं आपको ये कहना ये चाह रहा हूँ कि फिर कोई चॉइस नहीं है मोहतरमा। जी। बेसिकली अगर ये नहीं करेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं फिर लास्ट करेगा। आप खुद देख रही, पब्लिक पल्स बड़ी नेगेटिव है, प्रेशर्स भी इनके ऊपर हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ इनको इनकॉम्पिटेंट बंदों को निकालना पड़ेगा। तो ये तो डिस्कस बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आपको लगता है कोई भी हुकूमत ये रिस्क लेगी? FBR में तो रिफॉर्म्स अभी तक कोई हुकूमत कर नहीं सकी। बस वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखिए ना, वो जो IMF है और कमेटीज है वो दे विल क्वार्टरली वॉच इट, ये अब लंबा इसको खेल नहीं सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर फारूकी साहब, माहिर माशियात, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, कुछ रिफॉर्म्स हैं जिनके हवाले से यह है कि उनको वो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगे। मैं कुछ सीधा आपकी नज़र कर देती हूँ। बहुत अच्छा मालियाती कंसोलिडेशन का बजट देना चाहिए, जो माहिर माशियात जो हैं वो ये कह रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स को मैनेजमेंट का रिफॉर्म दिखाई दे, वो उनको करना चाहिए। ये बहुत अहम रिफॉर्म है, इस पे ये रिफॉर्म आना चाहिए। फिर पाकिस्तान की पेंशन्स का रिफॉर्म वो आना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान की ट्रेजरी अकाउंट्स का जो रिफॉर्म है वो भी देखना है। पाकिस्तान की SOEs को जो पैसे जाते हैं उनका रिफॉर्म, पाकिस्तान की जो डेवोल्यूशंस के सब्जेक्ट्स हैं 17
हैं तकरीबन उनका रिफॉर्म, उसके अलावा पाकिस्तान के HEC को जो पैसे जाते हैं उनका रिफॉर्म, पाकिस्तान की जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में विफाक खर्च करता है पैसे उनका रिफॉर्म, पाकिस्तान की सब्सिडी जो कि टारगेट करनी चाहिए आज भी 12-1300 अरब है उनका रिफॉर्म, पाकिस्तान के PSDP में 1150 प्रोजेक्ट्स हैं, 16 साल का थ्रो है जी, थ्रो फॉरवर्ड है उनका रिफॉर्म। ये सारे रिफॉर्म्स भी हुकूमत को करने पड़ेंगे अगर इनको अपनी मईशत को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। इस सब पे मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सुहेल लाशारी साहब हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया लाशारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम लाशारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। लाशारी साहब, मैंने कुछ चीदा रिफॉर्म्स का जिक्र किया, यकीनन आपने वो सुनी होंगी। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो बजट पेश करने जा रही है, जो अभी इक्तिसादी सर्वे पेश किया, उसमें कोई इन रिफॉर्म्स की जानिब जाएगा बजट में कोई सूरत हाल, या वही एज यूजुअल जैसे हम देखते हैं बात हम कर लेते हैं कि अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन हर दफा अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन बजट होता है? देखिए, बजट तो बुनियादी तौर पे यही होता है कि आपकी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर आप कितना कर रहे हैं। ठीक। और हमारा हमेशा डेफिसिट बजट होता है। अब भी इन्होंने कोई 600 बिलियन रुपीस का डेफिसिट होगा जो उन्होंने शायद बाहर से कर्जे लेने होंगे। तो हमें अपने पाँव की चादर देख के ही फैलाने चाहिए। तो असल में ट्रेडिशनली तो बजट कट एंड पेस्ट होता है कि पिछले साल क्या किया, इस साल क्या करना है, और उसने थोड़ी बहुत रद्दबदल की फिगर वर्क में और वो बजट दे दिया। मगर इस वक्त बजट जो है, चूंकि IMF के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो IMF उसको पूरा मॉनिटर कर रहा है कि आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हमारा तो 30 to 40% जो बजट है वो तनख्वाहों में और पेंशन में ही चला जाता है। और जो हम प्रोग्राम भी बनाते हैं PSPD में, वो भी उसमें भी ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते कि जो अल्टीमेटली कमा के भी आपको दें। तो सड़क बना दी, कोई पुल बना दिया, ताकि वो अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, मगर वो हमें उस तरफ जाना चाहिए जहाँ से हम अल्टीमेटली कुछ रिटर्न भी ले सकें, जिसमें कि ऑब्वियसली आपके डैम्स हैं, बिजली आपके पास है नहीं। जिस मुल्क में दो चीजें ना हो, एक टेंजिबल और एक अनटेंजिबल। टेंजिबल है बिजली, जिस मुल्क में बिजली नहीं होगी वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा जो मर्जी करता रहे। और दूसरा है रूल ऑफ लॉ, कि हर बंदा लॉ के मुताबिक चले। यहाँ तो कोई हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है, वन वे में जाने को बड़ी खुशी से जाता है। छोटी छोटी मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये डूएबल किस्म की चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी। तो उसमें आपके पास अगर बिजली नहीं है तो आप कैसे नई इंडस्ट्री लगाएंगे, कैसे FDI आएगा? सबको पता है कि भाई 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है, फिर अनसर्टनिटी है, अभी बिजली आ रही है, अभी नहीं आ रही है, फिर उसकी कीमत आप देखें रीजन में सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इनको कोई एक साल का तो बजट होता है, मगर इनको कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग देनी चाहिए। मगर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बजट कोई इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमी नहीं होता, ये बस खर्चा और आमदन की बात होती है। इसका टैक्स बढ़ा दो, इसका टैक्स कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसमें कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं होनी है। तो ये आपके इस वक्त टैक्स का आउटले होगा। लेकिन लाशारी साहब, जब एक घर भी चलाना होता है, हम एक छोटे से एग्जांपल लोगों को ज़रा आसानी से समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जब एक घर भी चलाना होता है तो उस घर का भी एक बजट होता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ हैं, तो हमारे एक महीने का बजट क्या हमारा 80 रुपये का हमारा अगर ख़र्चा है तो यानी कि 20 रुपये हमारा सरप्लस में चला जाता है। और अगर हमारा 100 रुपये हमारी आमदन है और 150 रुपये हमारा ख़र्चा है तो फिर बाकी वो 50 रुपये डेफिसिट में चला जाता है। हमारे मुल्क में भी तो यही बजट तो नॉर्मली यही बनना है ना कि कहाँ पे किस चीज़ को एडजस्ट करना है, कहाँ पे किस चीज़ को किस तरह से जो हमारे पास है मौजूद उसको फ़लाँ भाई हमें कितना देगा तो फ़लाँ जगह से हमें कितना जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, फ़लाँ जगह से हमें कितना वहाँ से कर्ज मिल जाएगा। इस सब के बाद हम ये सारा कुछ करने के बाद एक्चुअल में बजट आम आदमी के लिए हम क्यों नहीं सोचते? मतलब जो सरकारी अभी हम देख रहे हैं अहदाफ हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी सैलरीज में इस कदर इजाफा कर दिया जा रहा है, पहले उनके मराद कम है जो और उनकी सैलरीज में इजाफा किया जा रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजाय, हमें एटलीस्ट आइंदा कोई 5 सालों में अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, इसी तरह हमें काम करना पड़ेगा और अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। अगर 2-4 सड़कें आप कम बनाएं, महंगाई को कम करें, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। देखिए, मैं बड़े अक्सर जगह पे ये एक
बात कहता हूँ कि जितना मर्जी टैक्स इकट्ठा कर लें, अभी ये 13 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 13 ट्रिलियन की बजाय 15 ट्रिलियन इकट्ठे कर लें और IMF से 8 बिलियन नहीं 10 बिलियन लोन ले लें, तरक्की नहीं होगी। तरक्की अच्छा। होती है प्रोडक्शन से, ठीक। तरक्की होती है जब आप काम करते हैं और आप अपने मुल्क में हर शोबे में सरप्लस चीज बनाते हैं। बिल्कुल। आपके पास अनाज सरप्लस हो, आपके पास टेक्नोलॉजी आपके पास सर्विस इंडस्ट्री सरप्लस हो, फिर आपकी GDP जो है अभी जैसे ये कह रहे हैं 3.6, ये जब तक कोई 15 साल के लिए 8% मुसलसल नहीं चलेगी, तो ये जो गुर्बत जिसको आप कहते हैं और ये जो होती है हमारी बाइंग परचेजिंग पावर, ये नहीं बढ़ सकती। उसके लिए हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, उसके लिए हमने अपनी बेल्ट टाइट करनी है, अपने खर्चे कम करने हैं, अपनी तनख्वाहें कम करनी है, अपने हर किस्म के बजट को तंग करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेवलप करना है। लशारी साहब, शायद मेरी बात कुछ लोगों को, कुछ सुनने वालों को, शायद गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा बुरी लगे। क्या जरूरत है, अगर इतनी मराहत दी जा रही है, अच्छी सैलरीज है और पता है हर महीने कि हमें सैलरी मिल जानी है, ये भी कोई थ्रेट नहीं है, आपके सर पे कोई तलवार नहीं लटक रही कि हमें नहीं पता कि अगले महीने हमारी जॉब रहनी है या नहीं रहनी, तो ऐसे में उनकी सैलरीज इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत है? वही अगर सैलरीज ना बढ़ाई जाए, उसी से अगर बाकी जो अवाम है ओवरऑल पूरे पाकिस्तानियों को अगर रिलीफ दे दिया जाए, ये हुकूमत की समझ में नहीं बात आती, या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप एक हद तक तो ठीक कह रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो जॉब में होती है ना, वो होती है जॉब सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट की जॉब हर कोई क्यों लेना चाहता है? तो क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है। बिल्कुल सिक्योरिटी है, बिल्कुल। आपको बगैर किसी रीजन के वो निकाल नहीं सकते, 3 नोटिस देने पड़ते हैं और फिर कहीं जाके आप किसी को निकाल सकते हैं। जब आपको जॉब सिक्योरिटी है और आपकी सारी मुरादें, अदरवाइज आपकी लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है, तो तनख्वाहें अगर कोई 2-4 साल के लिए मतलब के मुंजमद भी कर जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि बात यह है कि अगर आपकी तरक्की होगी, मुल्क ज्यादा कमाएगा, GDP ग्रोथ बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो उनकी तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी ना। मगर बगैर तुक्के हमारे यहाँ इवन इन प्राइवेट इंडस्ट्री में हर साल 10% तनख्वाह बढ़ानी है, उसने काम किया है नहीं किया, कोई उसकी एफिशिएंसी है नहीं है, तो हमने 10% बढ़ा देनी है। अदरवाइज वो कहता है लो जी मैंने काम नहीं किया। तो ये बात नहीं है। मुल्क को अपने हालात देखने चाहिए, अपना कल्चर देखना चाहिए और वर्क एथिक्स देखने चाहिए और फिर जाके तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए। मगर तनख्वाहें एक हिस्सा है ना जी। जब तक जो काम कर रहे हैं उसमें हुकूमत प्राइवेट सेक्टर का हाथ नहीं पकड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को अपना सेक्टर नहीं समझेगी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक जब हो जाएंगे, देखता हूँ कि विदिन 5 years आपकी तरक्की कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। लंबे अरसे की बात नहीं है। और फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, इंडिजिनस चीजें बनाएं, मुल्क में चीजें बनाएं। आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, वो सस्ती है, मुल्क में बनाते हैं वो महंगी है। आपका बिजली सारे रीजन में सबसे महंगी है। चीजें बुनियादी तौर पर ये करने वाली हैं। ये 2% टैक्स इधर घटा दिया, 2% इधर कर दिया, ये मैटर नहीं करती। तो हमें अब ये चाहिए कि हम अभी हम लौट आते, हम कम से कम पहले मिड टेक तो होना, फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हमें अब सारा तवज्जो एग्रीकल्चर के साथ अपनी टेक्नोलॉजी पर देंगे। लशारी साहब, अभी इक्तिसादी सर्वे जो आज पेश किया गया है, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने बताया कि जनाब रवा माली साल मुआशी शरह नमो 2.4% रही है। इसमें उन्होंने बताया जी IMF का तखमीना जो था वो था 2%। IMF ने 2% लगाया था, 2.4% हमारी शरह नमो रही है। जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, आपको लगता है कि वाकई में मतलब IMF के तखमीने से इतना ऊपर जाके इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई गई है? देखिए, बात let us not believe the IMF। कि हम अपने जो तखमीन हैं उनको हम यकीन नहीं रखते और हम हमेशा बाहर के बोर्डों के ऊपर डिपेंड करते हैं हर चीज। कभी आप देखें कि बजट के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए भी हमने UK से बंदे इम्पोर्ट किए कि हमें मतलब के कोई प्लान बना के दें, जबकि इतनी बड़ी हमारे पास प्लानिंग मिनिस्ट्री है। असल में मैं आपको बताऊं, बड़ी मजे की बात, एक प्रपोजल मैं बना कि वही प्रपोजल मेरे से पूछ के गोरा बना के दे, तो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं ये गोरा ठीक है, तुम गलत हो। तो हमें अपनी फिगर्स भी देने हैं, उनके अपने तखमीने हैं, उनके एक अपना एक अप्रोच है कि इनको डाउन करो, इनको थोड़ा करो ताकि और मिनटें करें। मगर अगर ये कह रहे हैं तो लेट्स बिलीव दैट।
और अभी ये कह रहे हैं कि अगला साल 3 टारगेट ये होगा, लेट्स सी कि वी कैन अचीव दैट और नॉट। तो हमारी कोशिश तो यही होगी, मगर उसके लिए आपको अपनी पॉलिसीज को, और जो आप ये रिफॉर्म बात कर रही थी पहले, वो सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सर, आइंदा माली साल के लिए करंट अकाउंट खसारे का तखमीना जो बताया गया है वो है जी $20 करोड़ लगाया गया है, और अभी जो कहा जा रहा है कि जारी खातों का जो खसारा है इस माली साल में $6 अरब होगा, इस पे क्या कमेंट करेंगे? ये तो खसारा आपका है ही है ना, आपकी इम्पोर्ट ज्यादा, यू आर एन इम्पोर्टिंग कंट्री, लेट्स बी वेरी ट्रूथफुल। आप तो सब चीजें बाहर से खरीद के यहाँ बेचना चाहते हैं, यू आर ट्रेडिंग कंट्री, यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। बार बार हम क्यों इस तरफ जाते हैं? क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान है कि बाहर से बनी बनाई चीज लाओ बेचो। वही इंडस्ट्री, अगर गिलास आप बनाना चाहते हैं, यहाँ इंडस्ट्री के 37 बंदे आपको उसके रोकने का, 37 आपके टैक्सेस है। गिलास बाहर से खरीदें, बना बनाया, पानी डालें और उसमें पिए, मौज करें। ट्रेडिंग आप करें, ट्रेडिंग तो सबसे ज्यादा आसान है। अब WTO के तहत आप ट्रेडिंग रोक भी नहीं सकते, या तो जरा टैरिफ लगा सकते हैं, किसी को टैक्स लगा दें करिए। तो ये मुल्क भाई ट्रेडिंग का मुल्क है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करें। इसलिए तो मैंने पहले आपको कहा है कि टेक्नोलॉजी एडवांस करें, यहाँ प्रोड्यूस करें। तो बता आप यहाँ से गिलास बना के फ्रांस भेजें, तो ये देखो हमने कितना खूबसूरत गिलास बनाया। और हम तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है ना, ये चीज बाहर से खरीदें, टैक्स दे दें, वो भी आप हेरा फेरी करके कम टैक्स दे दें और दुकान पे रखें और बेच दें। अब देखिए हमारी मार्बल सब दुनिया हमसे ज्यादा, मतलब कि हम दुनिया से सबसे ज्यादा अच्छे हैं मार्बल में, अगर मार्बल भी बाहर से आता है। मतलब कि कैसे चलेगा जब आप यहाँ के मार्बल की कटिंग, मार्बल की कूलिंग, मार्बल की ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं करेंगे और लोगों को इन्वेस्ट करने नहीं देंगे, हर जगह पे आप माफिया को बैठा देंगे, तो फिर बाहर से मंगवाएं और गंदम भी बाहर से मंगवा लें। जो कभी हमारी छोटे होता था कि गंदम हमारी है, तो भी हमने बाहर से मंगवानी है, तो बस ठीक है, बाहर से मंगवाना आसान है और यहाँ बनाना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ गंदम मुकालता फार्मर्स को आप उसकी रेट नहीं पूरी देते। तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारे रिफॉर्म्स करके हमें अब मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाना है हर चीज से, और जो हम बना सकते हैं वो जरूर बनाएं, जो नहीं बना सकते वो दुनिया से खरीद लें, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा लशारी साहब, ये भी बताइएगा, अभी जो आज निगरान उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा जी निगरान इंतजामिया ने हवाला हुंडी और स्मगलिंग को रोका गया उस टाइम पे जब निगरान हुकूमत थी। निगरान हुकूमत के इंतजामी इकदामात हैं, स्मगलिंग की जैसे अभी बात की जा रही थी हवाला हुंडी के हवाले से, ये सारी चीज़ें रुक गई हैं या इसको भी सिर्फ हम किताबी बातें ही तस्वुर करें? देखिए ये कोई 50% तो रुकी हैं, जब के डॉलर नीचे आया 307 पे, मगर अभी प्रॉपर ये रुकी नहीं है। आपके बड़े पोरस बॉर्डर्स हैं और सारे मिली भगत से काम होता है। ईरान के बॉर्डर भी उसी तरह ही खुले हैं। असल बात यही है कि ये स्मगलिंग चाहे डॉलर की हो चाहे हवाला हुंडी का हो, देखिए आप खोले ना, आप अपनी इकोनॉमी को खोलना ही नहीं चाहते हैं, इन द सेंस के भी आप मनी चेंजरों को कहें भाई इतने भेज सकते हैं, ये रेट है, और वो हवाला हुंडी ना करें। जब हवाला हुंडी क्यों होता है, तो पैसा भेज रहा है तो उसके यहाँ पे 4-5 रुपए पर डॉलर ज्यादा मिल रहे होते हैं, तो आप कहें नहीं हम देते हैं आपको 3-4 रुपए ज्यादा, आप इसी के थ्रू भेजें। मार्केट रेट ये है, हम आपको 5 रुपए ज्यादा देते हैं, आप लीगली इस पैसे को भेजें। नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर बैठे हुए हैं, करोड़ों डॉलर लेके वो इधर से उधर कर देते हैं। और स्मगलिंग के लिए लगे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्मगलर्स को भी राइट दें, क्या हो गया, मगर बात ये नहीं है। बात कि वो उसकी कीमत और है स्मगल्ड आइटम की, चाहे मोबाइल फोन ही एक मिसाल है, वो स्मगल्ड आ रहा है और जो टैक्स दे के ला रहा है उसका रेट कम से कम 1000-2000 रुपया महंगा है उस फोन से, तो कैसे बेच। तो ये स्मगलिंग, ये जो मशहूर है हमारी सोसाइटी के, जैसे बिजली चोरी भी है, तो इन सारों को हमने बदतरीज आहिस्ता आहिस्ता इसको बंद करना है। और जो स्मगलिंग के हैं उस पर भी हमें देखना है। बॉर्डर हमारे, देखो बॉर्डर कंट्रोल सबसे बड़ा जरूरी है, और जहाँ इन्होंने करना होता है वहाँ कर लेते हैं, जहाँ मिली भगत होती है वहाँ पे चीज स्केप कर जाती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो ये अभी बंद नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, मगर हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हर चीज का है ना हफ्ता होता है, हफ्ता सफाई, हफ्ता हेलमेट, हफ्ते से ज्यादा हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती है। ये तो मुसलसल साल काम है
काम के आप स्मगलिंग और ये हुंडा हवाली और ये वो सारे को रोकें और डिस्करेज करें, और इसका कोई ऐसा पहलू तलाश करें ये रुके। ये नहीं है कि बस कह दिया और बदमाशी से रुकेगा, बदमाशी से नहीं रुकेगा, किसी तकनीक से रुकेगा। लाशारी साहब, आने वाला बजट जो है वो कहा जा रहा है कि आम आदमी के लिए तो ये बजट नहीं होगा, बल्कि ये बजट जो है आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बजट होगा। हुकूमत की जानिब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि हमारे लिए ये बजट मुश्किल है। उनकी तो पॉकेट्स पे ये बजट किसी भी तरह से मुश्किल नहीं हो सकता, उनकी तो सारी मराहत गवर्नमेंट की तरफ से जा रही हैं। तो मुश्किल बैठ के कह देना एसी वाले कमरों में कि मुश्किल फैसले हैं, तो ये मुश्किल बातें, ये सिर्फ मुश्किल वर्ड ही वो यूज़ करते हैं, उनको एक्चुअल में मुश्किलात का पता नहीं। आम आदमी पे ये जो 1% सेल्स टैक्स में इजाफे का कहा जा रहा है, 18 से 19% होने से आम आदमी तो सर मजीद पिस जाएगा ना। पहले ही उसकी बेसिक फूड बकेट उसकी पहुंच से दूर है, मजीद इजाफा हो जाएगा, मजीद चीजें महंगी। आपने सही कहा, क्वेश्चन भी बहुत है, और इससे भी मेरे ख्याल में कोई 20 बिलियन रुपए का इजाफा हो जाना है इनके रेवेन्यू में। जैसे मैंने पहले कहा, जितना मर्जी रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, तरक्की तभी होगी जब आप प्रोड्यूस करेंगे कुछ चीज। मगर ये जो बजट है ना जी, जब ये कहते हैं नहीं सख्त होगा, तो उनका मतलब ये होता है कि आवाम के लिए सख्त होगा। आप शायद मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, उनका मतलब ये है कि महंगाई हो जाएगी। सर, हमारे सामने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो यही कही जाती हैं जी, हमें मुश्किल फैसले करने हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये फैसले करना। तो उसी सेंस में मैंने कहा कि उनके लिए तो मुश्किल नहीं है ये फैसले करना, उन्होंने तो ठंडे कमरों में बैठ के बात कर देनी है। मुश्किल तो उनके लिए जिनकी पॉकेट पे ये बोझ पड़ना है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल मुश्किल वो हमें बता रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल है, वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको बड़ा मुश्किल है, हमने बड़ी मुश्किल से ये फैसला आपके लिए किया है। हमारा दिल तो नहीं चाहता था ये फैसला करने को, मगर हमने किया है क्योंकि इकोनॉमी और बजट का ये है। मगर ये सारी जो बोझ गिरता है वो आम आदमी पे गिरता है, वो इन लोगों से नहीं गिरता जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो वो छोड़ दें, वो असल में आपको कह रहे हैं कि भाई आपके लिए हम क्या करें, बड़ी मुश्किल से ये फैसले कर रहे हैं, और ये बड़े मुश्किल फैसले से, मगर वो सारा जो नजला है वो अवाम पे गिरता है, और दरमियाने दर्जे के मिडिल क्लास पे और लोअर मिडिल क्लास पे, और फिर ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं उनके तो गिरता ही गिरता है। बिल्कुल। अच्छा लाशारी साहब, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन्फ्लेशन जो अभी तकरीबन 11% पे नज़र आती है, अगर ये वापस 7, 8 या 9% पे चली जाए, या अगले 6 महीने में तो शायद मुश्किल ही लग रहा है कि इतने % पे जाए, लेकिन वो बाद में अगर देखा जाए इसको, अगर इतने पे चली जाती है बजट के बाद, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्या आता है? आपको क्या लगता है, प्राइजेस क्या होंगी इस बजट के बाद? बजट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होंगे? देखिए, IMF आपको ना इंटरेस्ट रेट कम करने से मना कर रहा है। आपने 8% कम किया है, तो उसमें भी शोर मच रहा है। वो बिजनेसमैन तो ये चाहते हैं कि ये सिंगल फिगर में चला जाए, मगर अभी ये नहीं जाएगा। अभी 2-3 साल यही, अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर, 1.5% पे इतना इशू बन गया। अभी तो ट्रिपल फिगर है, शायद 20.5 पे है। हाँ जी। वही है ना, अभी ये कम होने को नहीं आएगा। मैं बार बार इस पर इंसिस्ट कर रहा हूँ ना, जिस दिन आपके पास इस मुल्क में आटा, चीनी, दालें सरप्लस हो गई, तब आपका जो महंगाई है वो नीचे आएगी। जब क्योंकि ये आपको नहीं पता, सब कोई सप्लाई एंड डिमांड का हिसाब है। जब चीज वाखिर मैदान में पड़ी हो, चाहे टमाटर हो, वो 9 रुपए किलो में भी आ जाते हैं, और जब टमाटर ना हो तो वो 250 रुपए किलो हो जाता है। तो असल बात यही है कि 300 तक भी पहुंचे थे। मैं मिसाल दे रहा था, 300 तक जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और देखिए रीजन में आप किसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, ना इंडिया के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। रीजनल ट्रेड बहुत जरूरी है। और अगर उधर कोई होती है रिलेशनशिप विद इंडिया, तो हमें इंडिया के साथ ट्रेड खोलनी चाहिए, और इसी तरह अफगानिस्तान के साथ ट्रेड को मजीद बढ़ाना चाहिए। ग्वादर पोर्ट को हमने और फाल करना, काम करने वाले हैं इस मुल्क में, मगर यकदम नहीं होगा। बजट तो 1 साल का होता है ना, प्लानिंग होती है 5 साल। तो बेसिक प्लान, बजट तो चलो जो करेंगे कट एंड पेस्ट आ ही जाएगा, प्लानिंग क्या है इनके पास, क्या विजन क्या है, आगे कैसे चलना, असल तो बात ये है। बिल्कुल। लाशारी साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ
कि ब्रेक के बाद जब नाज़रीन आएंगे तो लशारी साहब से पूछेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी को हुकूमत कैसे इत्मीनान दिला सकती है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी में इस वक्त खासी बेचैनी नज़र आ रही है, क्योंकि कोई भी प्लान होगा, कोई भी अचीवमेंट होगी, बिजनेस कम्युनिटी के बगैर हुकूमत वो अचीव नहीं कर सकती। तो ये बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत का साथ कैसे देगी, उसके लिए क्या इस्लाहात हो सकती हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लाशारी साहब, कहा जाता है कि करेंसी स्टेबल रहती है तो उसके बाद कुछ अगले 6-8 महीने में इस तरह की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं या इस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं सबकी कि शायद बिजनेस जो है वो सरवाइव कर सकेंगे। बजट में आपको लगता है कि राइट पॉलिसीज होंगी ताकि अवाम प्रोटेक्टेड रहे? लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद है? जी जी जी, लाशारी साहब, क्वेश्चन आपने सुन लिया, रिपीट कर दूं? नहीं रिपीट कर दें प्लीज। जी, कहा यह जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि करेंसी अगर इस बजट के बाद स्टेबल रहती है तो अगले 6-8 महीने में शायद जो बिजनेस है वो भी सरवाइव कर सकेंगे। जो बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं शायद वो भी सर्वाइवल की तरफ आ जाएं। बजट में आपको लगता है कि राइट पॉलिसीज, स्पेशली पॉलिसीज के हवाले से अगर बात करें, पॉलिसीज होंगी ताकि अवाम भी प्रोटेक्टेड फील करे? देखें, डॉलर का जो अभी स्टेबिलिटी आई हुई है ये 3 साल रहनी चाहिए, मगर देखिए हमें IMF को इंसिस्ट कर रहा है कि आप अपना इसको डॉलर पैरिटी रेट को वो समझते हैं कि ये कम से कम 300 से ऊपर का होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये तकरीबन 240 के करीब होना चाहिए, अभी भी ये हाई ऑन द हायर साइड है। तो अभी जैसे मैंने पहले कहा कि हम तो इम्पोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री तो है नहीं। हमारी इंपोर्ट सस्ती होगी और उस हम करते हैं कि इंपोर्ट बढ़ जाएगी तो हम ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाए। देखिए, इंपोर्ट सिर्फ उस चीज की करें जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी है, बड़ी नई चीजें बाहर से ना लें। और खास तौर पे जो आइटम्स इधर नहीं चाहिए, जिनको हम लोग बड़ा आम हरफे जबान में लग्जरी आइटम कहते हैं, वो अननेसेसरी मैं कहना चाहूंगा, मुझे तो मैं नहीं कहता, वो अननेसेसरी आइटम्स ना मंगवाएं। तो आप वो सिर्फ रॉ मटेरियल मंगवाएं और मशीनरी बाहर से मंगवाएं। बाकी चीजों पे आप बड़े तरीक देख लें कि क्या क्या चीज की जरूरत है, सिर्फ वो मंगाएं ताकि डॉलर आपका सस्ता होगा। आप थोड़ी चीजें मंगाएं और फिर यहाँ चीजें बनाएं ताकि आपको बाहर एक्सपोर्ट करें और आपका जो डॉलर की अर्निंग है वो बढ़े। ये तो कभी नहीं है कि आप 300 की चीज बाहर से मंगवाएंगे तो इधर जब आप जो एक्सपोर्टर्स हैं वो समझते हैं कि $1 के हमें 300 रुपए मिलेंगे तो ये बड़ी बात हो जाएगी। मगर ये उल्टा हिसाब है मेरे ज़हन के मुताबिक, क्योंकि हम एक्सपोर्ट आधा करते हैं और यानी कि अगर 30 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं तो 60 बिलियन इम्पोर्ट का है। तो यू आर एन इम्पोर्टिंग कंट्री ना, तो इसलिए आपको डॉलर सस्ता रखना पड़ेगा और इधर से जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको कहीं और किसी किस्म की राहत दे दें, को बिजली का बिल उनका कम कर दें, कुछ और चीज ऐसी कर दें ताकि वो इंसेंटिवाइज फील करें, मगर सस्ता रखें। ठीक, लशारी साहब, अब जाहिर सी बात है मईशत को तो बेहतर बनाना ही है, उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। वो हम लोग भी डिस्कशन में उन कोशिशों को सराहते भी हैं, लेकिन अगर हमें कुछ रिलीफ आम आदमी तक भी पहुंचता है तो डेफिनेटली उसको सराहा तो जाएगा ही। आपको लगता है कितना रूम है इस वक्त हुकूमत के पास कि आने वाला बजट जो है मुल्क को ग्रोथ की जानिब लेके जाएगा, स्पेशली FDI मुल्क में आ सके? सो आपको कितना मार्जिन लगता है? देखिए, बजट तो जैसे मैंने पहले कहा ना, वो ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाता। वो तो बताता इतने पैसे कमाए, इतने खर्चने और इतने हमें कर्जे लेने हैं, मगर उनको एक डायरेक्शन बड़ी जरूरी है देने के लिए कि किस इंडस्ट्री को ये इरिटेट करते हैं, किस इंडस्ट्री के टैक्स कम करते हैं और किसको ज्यादा अहमियत देते हैं। इम्पोर्ट वो करें, जो रॉ मटेरियल है उसको टैक्स कम कर दें और जो फिनिश गुड्स है उसको टैक्स ज्यादा कर दें, ताकि आपका ये डायरेक्शन नजर आए कि आप लोकल मेड इन पाकिस्तान चीजों को तरजीह दे रहे हैं। इसी तरह जो अननेसेसरी आइटम्स हैं उनके ऊपर और भी टैक्स बढ़ा दें ताकि आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो और वो डिस्करेज भी हो, तो वो चीजें ना मंगवाई जाए। मगर मशीनरी है, रॉ मटेरियल है और कंपोनेंट्स हैं जहाँ से चीजें बनती हैं, उनको आप टैक्स फ्री कर दें ताकि आपका एक मिला जुला बजट और एक डायरेक्शन शो हो जाए कि आप मुल्क में चीजें बनाने को तरजीह दे रहे हैं। बजट अपना ये अभी बता सकता है, ये इंडिकेशन दे सकता है कि हाँ, वी आर फॉर मेड इन पाकिस्तान।
मेड इन पाकिस्तान की जानिब जाना चाहिए। लशारी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे सर, जरा शॉर्टली मैं चाहूंगी इसका आंसर कर दें। पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम गैर मुनसिफाना क्यों है? देखिए, क्योंकि इसलिए कि सारे टैक्स नहीं देते। जिस दिन आपका हर दुकानदार, हर ट्रेडर, हर बिजनेसमैन, हर सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द डेंटिस्ट टू अदर मतलब के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उस दिन आप समझें आप भी आपके काम में 25 बिलियन आप इकट्ठा कर सकते हैं और एवरीबडी हैज टू पे। और उसमें एक आखिरी बात मैं करता चला जाऊंगा, रैशनलाइज होना चाहिए। फिक्स टैक्स होते हैं, दुकानदार को कहें कभी तुम 5,000 साल का दे दो, बड़ी दुकान तुम 10,000 साल का दे दो। अगर सारे टैक्स देने लग जाए 90%, तो मैं देखता हूँ कि ये आपकी टैक्स कलेक्शन कहाँ से कहाँ चली जाती है। और आप ईमानदारी से टैक्स लें, जबरदस्ती ना करें और उसमें कुछ फेरी भी ना हो। सर, ईमानदारी से टैक्स भी वसूल करें और ईमानदारी से अवाम का जो हक है उनको भी वो रिलीफ दिया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में हर तरफ बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया सुहेल लशारी साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये जो आज इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया उस पर हमने कुछ बात की। कल बजट आने वाला है, डेफिनेटली उम्मीद तो है कि कुछ बेहतरी होगी। गो के अभी जो अहदाफ सामने आ रहे हैं और जो प्रिडिक्शंस हैं या जो अभी तक के तखमीने सामने आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि अवाम दोस्त बजट होगा जिस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि बजट जो है वो बेहतरी लेके आएगा। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।